लर्निंग जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये थोड़ा सा वास्ट रहेगा और इसके 2-3 क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर सेकेंड, और उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही आज कवर हो पाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ये जो लर्निंग का कंसेप्ट है थोड़ा सा वास्ट है, तो एक वीडियो में इसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। चलो देखो, आपने जैसे हम जेबीटी में या बीएड हमने की है, हमने लर्निंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। जब हमने सीटेट का एग्जाम दिया है, स्टेट टीटेट, हम पढ़ते हैं कि हम थोड़े बहुत हमें लर्निंग की है नॉलेज, बट आज हम इसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि लर्निंग है क्या। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब है सीखना। लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना। पर क्या हर चीज लर्निंग हो सकती है? नहीं, हर चीज लर्निंग नहीं हो सकती। एक चीज तो देखो कि अगर सपोज करो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, बट मैंने क्या किया, प्रैक्टिस की, उसकी थोड़े थोड़े में गिरी भी सही, और एट एंड क्या रिजल्ट निकलता है कि मैं साइकिल चलाना सीख जाती हूँ। उस चीज को मैं लर्निंग कह सकती हूँ कि जब मैंने पहले दिन से साइकिल सीखनी स्टार्ट की, मुझे साइकिल नहीं आती थी, ठीक है, बट जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे साइकिल चलानी आ गई, तो वो क्या है? एक लर्निंग है। बट अगर क्या है कि मैं कहीं से चोरी करना सीख जाती हूँ, तो क्या वो लर्निंग होगी? नहीं। तो हर जो चीज हम सीख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो लर्निंग हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि लर्निंग अगर पॉजिटिव है, तो उसका एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमने कहा साइकिल चलाना, कि उसने मुझ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाया है, कोई पॉजिटिव, कोई सकारात्मक बदलाव मुझ में आया है, क्योंकि साइकिल चलाना क्या है, आगे मुझे बाइक एक्टिवा इस चीज में हेल्प करने वाला है। बट अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव की बात करूं, नकारात्मक की, तो जैसे मैंने कहीं से चोरी करना सीख लिया, तो क्या ये लर्निंग होगी? नहीं, इस केस में ये लर्निंग नहीं है, बट ये क्या है? लर्निंग। तो हम एक बात तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है? हमारा सीखना, जो भी हम कुछ सीख रहे हैं, बट वो चीज अगर हमें काम आ रही है, कुछ मुझ में पॉजिटिव चेंज ला रही है, तो वो क्या है? लर्निंग। बट अगर वो मुझ में नेगेटिव चेंज ला रही है, मैं किसी की चुगली करना सीख जाती हूँ, कुछ चोरी करना सीख जाती हूँ, तो वो क्या है? वो लर्निंग नहीं कहलाएगी। फिर दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं? लर्निंग क्या है? बदलाव, चेंज है। देखो, अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि पहले दिन से मुझे क्या हुआ, साइकिल चलाना नहीं आता था, बट जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, क्या हुआ, मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हुआ और मुझे साइकिल चलानी आ गई, तो मुझ में पॉजिटिव चेंज आया। तो ये भी क्या है? एक चेंज, एक बदलाव भी क्या है? लर्निंग है। बट अब हम यहाँ पे बात करें कि जो ये बदलाव है ये कैसा हो सकता है? बदलाव 3 तरह से हो सकता है। कैसे? ये परमानेंट भी हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है, और ये रिलेटिव परमानेंट भी हो सकता है। इसको हम कहें तो ये स्थायी परिवर्तन हो गया, ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन हो गया, रिलेटिव परमानेंट का मतलब क्या होता है कि ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। ये दोनों चीजें क्या हो सकती हैं? 50-50 हो सकती हैं। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम बात करें, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, हम जब स्कूल में गए हमने अल्फाबेट सीखे, तो क्या आज हम अल्फाबेट भूल गए हैं? नहीं, हम अल्फाबेट नहीं भूले हैं। तो वो जो चीज
हमें आया है वो किस तरह का चेंज है, वो हमारा परमानेंट चेंज है। फिर हम बात करें टेम्परेरी, ऐसे चेंज जो हमारे में क्या है कुछ समय के लिए ही रहते हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम वो चीजें क्या है भूल जाते हैं। तो वो क्या है हमारे टेम्परेरी चेंजेस हैं, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी बदलाव है। रिलेटिव परमानेंट कौन से हो सकते हैं, जो हो सकता है हमें हमेशा के लिए याद रहे और हो सकता है हम उसको कुछ समय के बाद भूल भी जाएं। तो ये है हमारे चेंजेस, हमारे बदलाव जो हमने क्या किए कि 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, परमानेंट, टेम्परेरी और रिलेटिव परमानेंट। परमानेंट में कौन से होंगे, ऐसे चेंजेस जो हमारे में क्या है हमेशा के लिए रहते हैं। टेम्परेरी जो क्या है अस्थायी परिवर्तन है, कि जैसे अब मैंने एक हेयर कट लिया, वो क्या है ऐसे तो नहीं ना कि वो हेयर कट मेरा लाइफ टाइम ही चलेगा, हो सकता है कि मैं उसमें मॉडिफिकेशन कर लूँ कुछ, तो वो एक अस्थायी परिवर्तन रहेगा। रिलेटिवली परमानेंट ऐसे चेंजेस जो हमेशा हमारी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए रह भी सकते हैं और हम उसको चाहें तो टेम्परेरी भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, रिलेटिवली परमानेंट। अब हम चेंजेस की ही बात कर रहे हैं तो चेंजेस के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि चेंजेस भी क्या है, जैसे हमने सीखना कहा कि सीखना क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बदलाव भी क्या है, हमारे चेंजेस भी क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसे चेंजेस जो हमें कुछ पॉजिटिविटी लेके आते हैं, कुछ अच्छा हमारी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, वो क्या है हमारे पॉजिटिव चेंजेस हैं। और ऐसे चेंजेस जो हमारे में नेगेटिविटी ला रहे हैं, हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, वो क्या है हमारे नेगेटिव चेंजेस हैं। ये क्लियर हुआ कि चेंजेस क्या है, एक तो है ये टाइप परमानेंट, टेम्परेरी और रिलेटिव, और दूसरे क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि यही जो चेंजेस हैं हमारे, ये आते कहाँ से हैं हमारे पास, तो हम इसको ये कह सकते हैं या तो ये अनुभव से आते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से, या फिर हम इसे कह सकते हैं हमारी अनुभूति, मतलब फीलिंग, कुछ चीज हमने फील की है उसके बिहाफ पे। अनुभव, मैंने कोई भी चीज है अपने एक्सपीरियंस से की, कि सपोज कि हम साइकिल चलाने का एग्जांपल ले सकते हैं या कुकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी चीज है जो हमने क्या की है, खुद से फील की है, खुद से अनुभव उस चीज का किया है, तो वो क्या है हमारे अनुभव से। फिर आती है हमारी अनुभूति। अनुभूति क्या है कि सपोज करो मैंने गर्म तवे पे हाथ लगा दिया, मुझे फील हुआ कि जो ये ऐसी ब्लैक कलर की चीज दिखती है वो क्या है, ये गर्म है। और नेक्स्ट टाइम जब सेम चीज को मैं देखूंगी तब मुझे पता चलेगा कि मैंने अगर इस पे हाथ लगाया तो ये मुझे क्या करेगी, हर्ट करेगी। तो वो चीज मैंने क्या की है, खुद फील की है। और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा अभ्यास से, प्रैक्टिस से जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं कि हमने कोई भी चीज है उसको, अब मैंने खाना पहली बार में बनाया, मैंने चपाती बनाई, चपाती क्या होगी, जल गई, गोल तो बहुत दूर की बात है वो जल ही गई, बट धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उस चीज को प्रैक्टिस उसकी करती रही और एट टाइम मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि चपाती बिल्कुल गोल है और अच्छे से पक भी गई है। तो ये जो चेंजेस हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे खुद के अनुभवों से। हम बहुत जैसे जैसे मतलब हम बड़े होते हैं, हम कुछ चीजें फील करते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ, अनुभव को मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि मैंने एक किसी के बैग से पेंसिल चोरी कर ली और मेरे टीचर ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया, और फिर क्या हुआ, मुझे मेरे टीचर ने क्या लगाया, एक स्लैप लगाया। वो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो गया किस चीज का, कि जब हम किसी और की चीज चुराते हैं तो वो क्या है, हमें मतलब कोई गलत चीज है इसीलिए टीचर हमें क्या मारते हैं, थप्पड़। तो वो मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस हो गया कि अगर हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी मुझे मेरी टीचर क्या मारेगी, थप्पड़ मारेगी। अनुभूति में क्या हो गया, जैसे हमने गरम तवे का भी एग्जांपल किया था कि एक बार मैंने गरम तवे में हाथ लगाया और मुझे क्या हुआ, पता चल गया कि नहीं ये चीज मुझे क्या करेगी, हर्ट, नेक्स्ट टाइम उस तवे को देख के हाथ नहीं लगाऊंगी। अभ्यास, मैंने एक बार पहली बार में चपाती बनाई, चपाती क्या बनी,
गोल तो बहुत दूर की बात, चपाती जल गई, वो खाने लायक भी नहीं थी। बट जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती रही, क्या हुआ, एट द एंड में चपाती गोल भी बनी और अच्छी भी बनने लगी। तो ये तो सिर्फ एक लर्निंग का बेसिक है जो हमने किया। हमने यहाँ पे क्या किया कि लर्निंग क्या है, एक तरह से सीखना ही है। सीखना भी कैसा, पॉजिटिव, कि जो मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेके आएगा वही लर्निंग है। अगर कोई चीज मुझे गलत है, मतलब गलत रास्ते की ओर ले जाती है, तो वो क्या है, लर्निंग नहीं है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, एक बदलाव है, चेंज है। चेंज क्या है, परमानेंट भी हो सकता है वो चेंज, टेम्परेरी भी हो सकता है, और वो रिलेटिवली परमानेंट भी हो सकता है। फिर इसी तरह हमने क्या कि चेंज पॉजिटिव भी है और चेंज नेगेटिव भी है। और ये चेंज आता कहाँ से है, अनुभव से, अनुभूति से और अभ्यास से। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे डेफिनेशंस कि डिफरेंट डिफरेंट जो बिहेवियरिज्म थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि क्या क्या जो डेफिनेशंस दी है उसको मैं यहाँ पे राइट करूंगी। इतने में आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है लर्निंग की, बट हम यहाँ पे कुछ एक डेफिनेशन ही करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है पैवलोव। पैवलोव क्या कहते हैं कि अनुक्रिया द्वारा आदतों के निर्माण को ही अधिगम कहते हैं। कौन कहता है ये, पैवलोव। क्या कहते हैं ये कि अनुक्रिया के द्वारा आदतों के निर्माण को अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब जिनको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम रहता है, इंग्लिश में भी वो नोट डाउन कर सकते हैं। लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन। लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो दी गई है स्किनर के द्वारा। स्किनर महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं व्यवहार के अर्जन में प्रगति की, व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। Learning is the process of progressive behavior adoption. Learning is the process of progressive behavior adoption.
जब भी हम पैदा होते हैं तो ऐसे तो नहीं ना कि मतलब हम सीखे सिखाए ही पैदा होते हैं, हमें क्या है लर्निंग करनी पड़ती है, लर्निंग सीखनी पड़ती है, कुछ चीज़ है वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और उसी ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग। नेक्स्ट है गेट्स। गेट्स महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि learning is a modification of behavior. Learning is a modification of behavior through experience. Learning is modification of behavior through experiences. अभी हमने पढ़ा था कि अनुभव के आधारों पर जो व्यवहार में बदलाव आता है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग। हिंदी में भी वही, क्योंकि ये चीज हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। तो यहाँ पे हमने 3 मेन डेफिनेशंस की, जो किसने दी है, पैवलोव, स्किनर और गेट्स ने। पैवलोव क्या कहते हैं, लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, कि जो जो काम हम करते हैं उससे हमारे क्या किसका निर्माण होता है, आदतों का, और वही आदतें हमारी क्या बन जाती हैं, हमारी लर्निंग बन जाती हैं, अधिगम बन जाती हैं। स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन, व्यवहार के अर्जन में जो व्यवहार हम सीख रहे हैं उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। गेट्स महोदय क्या कहते हैं, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पर जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है हम उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशंस। अब हम करेंगे अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपने नोट डाउन करना है, इनको नोट डाउन कर लो, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की विशेषताएं। तो जो पहली विशेषता है अधिगम की वो क्या है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हिंदी में मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, इंग्लिश में मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। लर्निंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। लर्निंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है,
इस बात से तो हम अच्छे से रूबरू है ही कि हमने हर बार ये पढ़ा है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है, ठीक है, मदर की वॉर्म में है, वो सीखना तभी से ही स्टार्ट कर देता है। तो और जब तक उसका जीवन है वो तब तक क्या है, सीखता ही रहता है। सीखने का मतलब ये नहीं कि आपकी जस्ट एजुकेशन, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो 25 से 30, 35, 40 जब तक आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई खत्म होना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी लर्निंग वहां पे स्टॉप होगी। सीखता तो इंसान क्या है, लाइफ टाइम रहता है। अब देखो जैसे कभी भी कोई एज पर्सन है, आजकल वो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इसके लिए उन्होंने कोई स्पेशल क्लासेस तो अटेंड नहीं की ना। उनके ग्रैंड जो सन है या ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड चाइल्ड जो भी उनके घर में है, वो उनको वो चीज़ सिखा देते हैं कि दादू आपने व्हाट्सएप को ऐसे चलाना है, आपने यूट्यूब को ऐसे चलाना है। तो वो भी क्या है, एक लर्निंग ही हो रही है उनके लिए। तो लर्निंग कैसा प्रोसेस है, लर्निंग एक लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है। कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है, और जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तो वो क्या करता रहता है, लर्निंग करता ही रहता है, सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ नया। नेक्स्ट जो विशेषता है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक, मतलब लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। पूरा ना लिख के मैं यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देती हूँ। ये क्या है, हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है। देखो अब ऐसा तो नहीं है, सार्वभौमिक का मतलब क्या है, एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो पूरी यूनिवर्स के लिए है। कैसे, अब ऐसे तो नहीं ना कि लर्निंग सिर्फ इंडिया के लोग ही करेंगे, ठीक है, यह मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है, वही लर्निंग करेगी। पशु पक्षी भी तो लर्निंग करते हैं, वो भी सीखते ही है कुछ ना कुछ। अब जैसे किसी के घर में पेट डॉग है, उसको हेलो हाय करना, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी तो लर्निंग कर रहे हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, पूरे जो ये विश्व है और हर तरह के, ये जरूरी है कि जो मानव जाति है वही लर्निंग करेगी। इसमें पशु पक्षी जीव जंतु वो सब भी क्या है, लर्निंग के भागीदार हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अधिगम क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। एडजस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। अब हमने पढ़ा कि जो लर्निंग है वो क्या है, चेंज इन बिहेवियर है, व्यवहार में बदलाव है। तो जो लर्निंग है वो हमें क्या सिखाती है, हमें एडजस्टमेंट भी सिखाती है। कई बार कैसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी कोई क्लासरूम है, कोई फैमिली है, हमें वहाँ पे तरह तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो किसका पार्ट है, हमारी लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सबसे मेन पॉइंट है ये हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। चेंज इन बिहेवियर। देखो पहले मैं कुछ थी बट मैंने लर्निंग की, मेरे जो बिहेव में क्या आया, कुछ चेंज आया, हाँ, पर वो चेंज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। और वो जो पॉजिटिव चेंज मुझ में आ रहा है वो क्या है, एक लर्निंग है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। लक्ष्य केंद्रित एवं उद्देश्यपूर्ण है। गोल ओरिएंटेड। देखो हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, चाहे वो साइकिल चलाना है,
चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो एजुकेशन है, हम कोई भी लर्निंग कर रहे हैं तो उसका क्या है, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। अब मैं खाना बनाना सीख रही हूँ सपोज, तो उसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाना सीख पाऊँ, ठीक है। तो हम जो भी लर्निंग करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, अधिगम का स्थानांतरण होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल है। मैंने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, अब वो जो मैं साइकिल पे बैलेंस बनाना सीख रही हूँ वो मुझे किस में काम आएगा, एक्टिवा चलाने में। तो लर्निंग मैंने किस चीज की, साइकिल चलाने की, बट वो काम किस में आई, एक्टिवा चलाने में। तो मतलब क्या है, मेरी लर्निंग का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अधिगम का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो अधिगम है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, पर व्यवहार में जो परिवर्तन है वो कैसा है, अपेक्षाकृत स्थायी है। अधिगम में अपेक्षाकृत, रिलेटिवली परमानेंट जिसको हम बोलते हैं, स्थायी परिवर्तन होता है। रिलेटिवली चेंज इन बिहेवियर, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेटिवली चेंज का मतलब क्या है कि वो टेम्परेरी भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और जो अधिगम है, नेक्स्ट जो है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पॉइंट, जो अधिगम है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट। अब देखो, अब हम सोचते हैं कि हम लर्निंग है हमारे जो माइंड से हम लर्न कर रहे हैं, हमने कोई चीज देख रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं माइंड में, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके जो मानसिक विकास, आपकी शारीरिक, आपकी चारित्रिक, हर तरह के विकास के लिए अधिगम जिम्मेवार है, ठीक है। अब जैसे कैसे, अब मैंने क्या किया, किसी को कोई खेल खेलते देखा कि हॉकी ऐसे खेलते हैं, बट वो कहीं ना कहीं अगर मैं हॉकी खेलना सीख गई तो वो मेरे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, मेरे शारीरिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो जो अधिगम है वो किसके विकास में सहायक है, सर्वांगीण, ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है व्यक्ति की, उसके लिए सहायक है। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसकी, वो क्या है, अधिगम क्रिया और वातावरण का परिणाम है। अधिगम क्या है, क्रिया जो एक्टिविटी हम करते हैं और वातावरण का परिणाम, रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। तो जो अधिगम है वो किसका परिणाम है, एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, क्रिया और वातावरण का। तो ये हमारी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सीखने की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं, ठीक है। आपने नोट कर लिया तो आप इसको नोट कर लो, और आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वेज ऑफ लर्निंग या मेथड्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर
कि जो हम लर्निंग कर रहे हैं उसके तरीके कौन कौन से हैं। चलिए टॉपिक हम नेम हम नोट करते हैं, मेथड्स ऑफ लर्निंग। मेथड्स ऑफ लर्निंग, सीखने के तरीके। यहाँ पे हम 3 मेथड्स जो है करने वाले हैं। सबसे पहले है औपचारिक, मतलब फॉर्मल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इनफॉर्मल, अनौपचारिक। इनफॉर्मल, अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल। गैर औपचारिक। ठीक है, इस एक बार चार्ट बना लो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। फॉर्मल जो लर्निंग है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम, ये सब मेथड्स ही हैं। ये आप चाहो तो इसके साथ लर्निंग वर्ड जो है वो भी अटैच कर लेना। औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। अब जो फॉर्मल लर्निंग है वो क्या है कि जब एक बच्चा कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो चीजें सीखता है एक फॉर्मल मेथड से। जैसे क्या है, हम फर्स्ट स्कूल में हम पढ़ते हैं, हम फर्स्ट क्लास में गए, सॉरी वैसे तो प्री नर्सरी से ही होते हैं एडमिशन, बट बोलने में हम फर्स्ट क्लास से बोलते हैं। हमने एक पर्टिकुलर सिलेबस रीड किया, पूरा साल हम उसकी क्या करते हैं पढ़ाई। एक फिक्स हमारा रूम होता है जिसको हम क्लासरूम बोलते हैं। उसका एक प्रोसीजर है कि 6 मंथ्स के बाद आपके एग्जाम होंगे, फिर आपके एनुअल एग्जाम होंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगे। तो ये क्या है, ये जो प्रोसीजर चल रहा है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर्टिकुलर सिचुएशंस है, पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है जिसमें क्या है आपको हर सिचुएशन से गुजरना होगा, हर स्टेप को आपको पास करना होगा। ठीक है, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, फॉर्मल लर्निंग। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो थोड़ा सा तो आप इनके लिख सकते हो, जैसे इन स्कूल्स, इन क्लासरूम्स। इस टाइप की जो लर्निंग है वो हमारी कौन सी है, फॉर्मल लर्निंग। इसमें क्या है, फिक्स्ड रूल्स हैं, फिक्स एनवायरनमेंट है, फिक्स कंडीशंस हैं, कुछ सब कुछ क्या है, फिक्स्ड है। इस तरह का जो लर्निंग है वो क्या है हमारा, फॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग कौन सी होता है, जब कोई बच्चा फ्रीली कुछ सीख जाता है। जैसे बच्चा घर में है, मदर टंग सीख रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं है ना कि जब उसने बच्चे ने बोलना सीखा, मम्मी क्या है वो कायदा जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम सब पढ़ते ही हैं, वो उठा के बैठ के और बच्चे को सिखाती है कि अपन बागड़ी बोलते हैं, अपन मतलब पंजाबी बोलते हैं, तो अपन ये लैंग्वेज नहीं। अब क्या है, इस तरह की जो लर्निंग है, या एक एग्जांपल मैं दूं जैसे आपको कि एक गरीब बच्चा है,
जो क्या है डांस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, बट वो क्या करता है कि एक ऐसे जगह पे जाता है जहाँ पे क्या है एक टीचर किसी बच्चों के ग्रुप को डांस सिखा रहा है और वो क्या है चोरी छुपके उस डांस को देखता है और सीख जाता है। तो इस तरीके की जो लर्निंग है वो कौन सी है, इनफॉर्मल, जिसमें बच्चा क्या है स्वतंत्र रूप से कुछ सीखता है, फ्रीली कुछ सीखता है, एक फ्री एनवायरनमेंट में कुछ सीख रहा है, इंडिपेंडेंट होके सीख रहा है। तो इस तरह की जो लर्निंग है जो इन होम, इन प्लेग्राउंड, तो इस तरह की जो लर्निंग है वो कौन सी होती है, इनफॉर्मल। इसमें बच्चा क्या है इंडिपेंडेंट होके, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके सीखेगा, फ्री होके सीखेगा। ये क्या है हमारा इनफॉर्मल, अनौपचारिक अधिगम। नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक कौन से होते हैं कि जैसे हम पढ़े कि हम अभी हमने दो तरह की पढ़ ली कि जिसमें फिक्स्ड एक क्लासरूम है, स्कूल, ये बिल्कुल ही फ्री, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। नॉन फॉर्मल कौन सी होंगी, जो थोड़ी सा फॉर्मल भी हो जाएगा उसमें और थोड़ा सा इनफॉर्मल भी हो जाएगा। जैसे हमने सभी ने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ओपन स्कूल है, ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन स्कूल्स, ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम बोल सकते हैं। देखो मैंने अभी कहा कि इसमें थोड़ा सा फॉर्मल का आएगा, थोड़ा सा इनफॉर्मल का। हम इसमें भी क्या है लर्निंग हो रही है, डिस्टेंस एजुकेशन में भी क्या है आप स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ते हो कि आप पढ़ोगे, पेपर दोगे और आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे। आ गया फॉर्मल का। इनफॉर्मल का क्या है इसमें, बट आपको यहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं है, कोई टीचर नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बुक से पढ़ना है, फ्रीली आप पढ़ रहे हो, आपको कोई समझाने वाला नहीं है कुछ। तो थोड़ा सा इसमें किसका हो गया इनफॉर्मल का। तो जो नॉन फॉर्मल है ओपन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन, तो ये सारी किसके हो जाएंगे हमारे नॉन फॉर्मल के। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। हमने किए मेथड्स ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने क्या फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल में क्या है फिक्स क्लास है, फिक्स एनवायरनमेंट है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनफॉर्मल कोई स्टेप नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, फ्रीली होके आपको सीखना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। नॉन फॉर्मल थोड़ा सा फॉर्मल का और थोड़ा सा इनफॉर्मल का, आप पढ़ाई करोगे बट कोई आपको एनवायरनमेंट, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको खुद से पढ़ना है, कोई आपका टीचर नहीं है, कोई आपका डेली का होमवर्क नहीं मिल रहा है, बस पेपर दो अपने एनुअल और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओ। तो ये हमारे क्या हो गए मेथड्स ऑफ लर्निंग। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कंडीशंस फॉर लर्निंग, कि अगर हम लर्निंग कर भी रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। टॉपिक का नेम है हमारा कंडीशंस फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए शर्तें। तो मेनली हमारे यहाँ पे जो है 4 कंडीशंस रहेंगी। सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुप्रतिक्रिया।
रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। लास्ट है हमारा एक्सरसाइज, अभ्यास। ठीक है, जो सबसे पहली कंडीशन है वो है मोटिवेशन। कभी कभी क्या होता है कि सपोज हम अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बट आगे हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमने क्या करना क्या नहीं। सडनली हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग हैं, बड़े बहन भाई हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे करो, आप रीट की प्रिपरेशन कर लो, आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर लो, इससे क्या है आपको जो है टीचिंग में जॉब मिल जाएगी। वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। तो क्या है वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है कि हाँ यार टीचर की जॉब तो बहुत अच्छी है, गर्मी की छुट्टियां भी हैं, सर्दी की छुट्टियां भी हैं। हाँ, मैंने अपना एक गोल बना लिया कि मैंने क्या करनी है, टीचिंग की जॉब लेनी है और मुझे ये एग्जाम क्या करनी है, क्रैक करना है। तो उस मोटिवेशन ने मुझे किसके लिए प्रिपेयर किया, लर्निंग के लिए। अब मैंने क्या किया, अपना एक गोल बनाया और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन, अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दी कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इसके लिए मुझे इस स्केड्यूल को फॉलो करना है। तो मोटिवेशन क्या है, हमारी लर्निंग के लिए कंडीशन है। फिर आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या है कि देखो एक छोटा सा बच्चा है जिसके सामने ये एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है, मल्टीपल होल्स हैं। क्या है यहाँ पे, मल्टीपल होल्स हैं। बच्चे को एक बॉल दी जाती है और उसको कहता है कि ये जो बॉल है ये सिर्फ एक होल के अंदर फिट आएगी और बाकियों में क्या है ये फिट नहीं आएगी। अब बच्चा क्या है बार बार ट्राई कर रहा है, कभी वो इस बॉक्स में डालता है, कभी इसमें और हर जगह उसे फेलियर मिलती है। एट लास्ट उसे क्या है, इस बॉक्स में सक्सेस मिल जाती है और बॉल इस होल के अंदर चली जाती है। अब सेकेंड टाइम आप बच्चे को कहोगे आपने यही सेम बॉक्स सेम साइज का दिया है और बच्चे को कहा है कि आपने क्या करना है, इस होल में क्या है बॉल को डालना है। तो बच्चा क्या करेगा, जस्ट उसी बार में डाल देगा। कैसे, पहले उसने क्या किया, मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टीपल ट्रायल किए, बट लास्ट में उसने क्या कर ली, लर्निंग कर ली और उसने क्या किया, दूसरी बारी में एक ही झटके में बॉल क्या है इस होल के अंदर डाल दी। तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स भी क्या है, एक लर्निंग की कंडीशन है। फिर आते हैं एनफोर्समेंट। ये तो सबने वैसे आपने पढ़ा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है साइकोलॉजी का। अगर आप जैसे हम सभी की टीपी लगी, चाहे किसी की बीएड में, किसी की डीएड में, आपने एक लेसन प्लान बनाया, लेसन प्लान आपके टीचर को बहुत पसंद आया और नेक्स्ट टाइम उस टाइम क्या हुआ कि आपकी टीचर ने आपकी बहुत प्रेज की कि क्लैपिंग हुई, बहुत ज़्यादा जो है आपकी जो टीचर है वो आपसे इम्प्रेस होगी आपके लेसन प्लान से। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप उससे भी अच्छा जो है लेसन प्लान बना के जाओगे। तो क्या है, हमें एक फीडबैक जो है मिली कि हमें खुद को अच्छा लगा कि हमारे टीचर ने प्रेज की, क्लैपिंग करवाई। तो रिइंफोर्समेंट भी क्या है, लर्निंग के लिए कंडीशन है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो हम जब से लर्निंग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है तब से चले ही जा रहे हैं कि अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ये लर्निंग जो है वो सबसे ज्यादा किससे आती है, अभ्यास से। तो ही तो जो है हिंदी में भी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि जितने हम जिस चीज को लेके प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये हमारी लर्निंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे हमने अभी लास्ट के एग्जांपल्स में चपाती बनाने का किया, कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया है, आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, आपने 4 दिन क्या है गाड़ी चलाना सीख लिया, आपको थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी भी आ गई, बट आप उसकी बाद क्या है प्रैक्टिस छोड़ देते हो, आपने सीख का अभ्यास नहीं किया। तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, 2 महीने बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। तो लर्निंग के लिए एक्सरसाइज, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कंडीशंस फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए शर्तें, 4 शर्तें हमने पढ़ी थी, मोटिवेशन, मल्टीपल रिस्पॉन्स, एनफोर्समेंट और एक्सरसाइज।
ठीक है, अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टाइप्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम दो तरह के टाइप्स पढ़ेंगे लर्निंग के, ठीक है, एक जनरल टाइप्स पढ़ेंगे और एक स्पेसिफिक। अधिगम के प्रकार, ये जनरल है, सामान्य, ठीक है। ये तीन तरह के हैं, कौन कौन से? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय गाइडेंस। लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज क्या है? खुद से करके सीखना। जो चीज क्या है, हमने खुद से सीख ली। अब देखो कि लड़कियों को तो फिर भी नीड पड़ जाती है कि जैसे एक्टिवा को चलाती है, अगर किसी की हेल्प की नीड है, बट जो बॉयज होते हैं अगर उनको साइकिल चलानी आती है तो वो एक्टिवा खुद ब खुद सीख जाते हैं, गिर के पड़ के कैसे भी सही। तो उस तरह की जो लर्निंग है, जो व्यक्ति ने खुद से अपने आप सीख किया बिना किसी हेल्प के, बिना किसी के सहारे के, तो वो कौन सी है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, जो चीज हम खुद से सीखते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इमिटेशन, किसी को कॉपी करके, किसी को ऑब्जर्व करके सीखना। जैसे यूजुअली हम देखते हैं हमारे घर में बच्चे हैं, वो घर आके टीचर की क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। वो जो एक्टिंग है वो टीचर ने तो उनको ही सिखाई, बच्चों ने कैसे सीखी? जस्ट उनको इमिटेट करके, उनकी नकल करके या उनको ऑब्जर्व करके कि मैडम ऐसे गले में दुपट्टा डाल के आती है और अगर कोई होमवर्क नहीं करता तो उसको ऐसे स्लैप, ये डायलॉग है, ठीक है। और ये चीज नहीं कि बच्चे, हम जो बड़े हो जाते हैं हमें भी टीचर्स के जो डायलॉग होते हैं कि जैसे और करने पे जैसे टीचर बोलते हैं कि क्या क्लासरूम को तुम्हें मच्छी बाजार बना रखा है, ठीक है, कुछ ही चीजें जो कॉमन चलती है। तो ये जो लर्निंग है वो कैसी है? इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी की नकल से सीखना, वो है सेकंड टाइप। कौन सा? लर्निंग बाय इमिटेशन। थर्ड है लर्निंग बाय गाइडेंस, जब हम किसी की गाइडेंस में लर्निंग कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल कि मुझे कुकिंग सीखनी है, मुझे कोई डिश स्पेशल बनानी है, तो क्या है, मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी ये जो डिश है ये कैसे बनेगी, तो मेरी मम्मी क्या कर रही है? मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपने ये चीज इतनी लेनी है, पहले पहले इसको डालना है, फिर इसको डालना है। तो जो वो लर्निंग, जो वो चीज मैं बनानी सीख रही हूँ, मैं वो कैसे सीख रही हूँ? गाइडेंस से, अपनी मदर की प्रेजेंस में सीख रही हूँ। तो उस तरह की जो लर्निंग है वो मेरी क्या है? लर्निंग बाय गाइडेंस। हमने यहाँ पे जनरल टाइप्स पढ़े हैं लर्निंग के, ये कौन से? कितने हैं? 3। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन, नकल से सीखना, लर्निंग बाय गाइडेंस, मतलब निर्देशन में सीखना, किसी की डायरेक्शन में, किसी के अंडर रह के उस चीज को सीखना। ये थे हमारे जनरल। अब हम करेंगे हमारे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लर्निंग, वो थोड़े से ज्यादा है इससे। ठीक है, इतने में आप हेडिंग लिखिए, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले है मोटर लर्निंग, गामक अधिगम। पहले हम नेम राइट कर लेते हैं, फिर उसको 1 बाय 1 सीखेंगे। पहला है हमारा मोटर लर्निंग, गामक अधिगम।
सेकंड है हमारा परसेप्चुअल लर्निंग, परसेप्चुअल लर्निंग, प्रत्यक्षात्मक अधिगम। थर्ड वन इज संकल्पनात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल। फोर्थ वन इज सहचर्य अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग। फिफ्थ वन इज प्रशंसात्मक, एप्रिसिएशनल। प्रशंसात्मक अधिगम, ठीक है। सिक्स जो है वो लिखेंगे अभिवृत्त्यात्मक, एटीट्यूडनल लर्निंग। एट्थ वन इज अनुकरणात्मक, इमिटेटिव। इमिटेटिव, अनुकरणात्मक। नाइन्थ वन इज अकेडमिक, शैक्षणिक। टेंथ और 11th है हमारी, टेंथ है हमारी सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, सोशल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सामाजिक संवेदनात्मक बौद्धिक अधिगम। अब इनके नाम से ही हमें पता चलता जाएगा कि ये जो लर्निंग है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा मोटर लर्निंग, मतलब गामक अधिगम, जिसमें क्या है हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे आंखों, इनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो ये क्या है हमारी मोटर लर्निंग। सेकंड है हमारी प्रत्यक्षात्मक, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परसेप्चुअल। जैसे क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा और गामक से आगे, जैसे सपोज कि पहले तो बच्चा क्या है सिर्फ अपने रो के जो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर लेता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, जैसे वो अपनी दूध की बोतल को देखेगा उसको समझ में आ जाएगी कि उसके लिए क्या आ रहा है, दूध आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जब वो चीजों को देख के उसके अर्थ अपने आप निकालने लग जाएगा, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, परसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट है हमारी कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग में क्या होगा, जिसमें क्या है हमारी जो मानसिक
क्षमता है, जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि हम जैसे कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर, जैसे कोई रीजनिंग का है, ठीक है, जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो तब जब हम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस टाइप की जो लर्निंग है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, कंसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव में क्या होगा कि जब हम पहले की कोई धारणा है उसको अपनी न्यू नॉलेज से दोनों के बीच में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, सहचर्या अधिगम, मतलब पूर्व की धारणा को अपने नवीन ज्ञान से जोड़ना, ये कौन सी हो जाएगी हमारी एसोसिएटिव लर्निंग। नेक्स्ट है हमारी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का हमें पता ही है, प्रशंसा करना, ठीक है। तो जो इस तरह की लर्निंग होगा इसमें क्या है, बच्चे को क्या है अपने आपसे ही जैसे प्यार से होने लगता है। छोटे से बच्चे की प्रेज करके देखो कि तुम बहुत स्मार्ट है, तुम बहुत स्वीट है, तो उसके जो एक्सप्रेशन है और उसकी जो नेक्स्ट टाइम से जो उसका रेडी होने का मेथड है या जो भी है, तो आपको एक स्टेप अप ही मिलेगा। नेक्स्ट है एटीट्यूडनल। एटीट्यूडनल में क्या होगा, जो बच्चा है उसका बिहेवियर, चाहे वो अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं, अपने टीचर की ओर है, ठीक है, उसको कैसा मतलब बिहेव करना है, मतलब कि उसका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चा वो सीख जाएगा कि हाँ कि मेरे पेरेंट्स बड़े हैं मुझसे, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे स्कूल में जाके जो है टीचर को गुड मॉर्निंग, आते टाइम गुड आफ्टरनून, ये सब चीजें हमें विश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका एटीट्यूडनल लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनेटिव, कल्पनात्मक, नाम से ही पता चलता है इसमें क्या है कि बच्चा क्या करेगा, उन चीजों की इमेजिनेशन करेगा जो पॉसिबल ही नहीं होती, जिनके जो चीजें क्या है कल्पना में ही पॉसिबल है। जैसे क्या है कि सपोज बच्चा है वो टीवी देखता है तो वो जैसे गर्ल्स की हम बात करें, ठीक है, गर्ल्स क्या करती हैं, हूबहू जो एक्टर या एक्ट्रेस है उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, तो एक्चुअल में वो जैसे बन तो नहीं जाएंगी ना कैटरीना की, वो क्या करेंगी, जस्ट उनको कॉपी करने की इमेजिनेशन उनके माइंड में बनेगी। नेक्स्ट है इमिटेटिव, अनुकरणात्मक, मतलब किसी को कॉपी करना, ये हमें पता ही है। जैसे क्या है कि सामने ये चीज तो हम भी कॉमनली कर लेते हैं कि सामने जो है टीवी पे डांस आ रहा है उसको देख के क्या है सेम हूबहू कॉपी करने की कोशिश करना। तो वैसे तो इमिटेटिव का मतलब ही हमें पता है कि किसी भी चीज को कॉपी करना, ठीक है। अब ये लर्निंग तो जरूरी नहीं बच्चे ही करेंगे, ये लर्निंग तो हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकेडमिक। अकेडमिक में क्या होगा कि जिसमें हम बुक्स से, यूट्यूब से, गूगल से जो लर्निंग हम करेंगे वो हमारी क्या आ जाएगी, अकेडमिक लर्निंग। सोशल लर्निंग, समाज के नियमों को समझना कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है समाज के अनुसार, तो इस टाइप की जो लर्निंग हो जाएगी हमारी हो जाएगी सोशल लर्निंग। नेक्स्ट है इमोशनल लर्निंग, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किस सिचुएशन पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, कि अगर सपोज आप किसी दुख की घड़ी में किसी के घर गए हो तो वहां पे हंसना नहीं है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक इमोशनल लर्निंग है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, बौद्धिक अधिगम, इसमें क्या है कि मानसिक विकास के साथ साथ हमारे लिए क्या है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, बौद्धिक में वैसे सारी ही आ जाएंगी, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ क्या है जो लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि एबिलिटी है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये सारे क्या हैं हमारे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लर्निंग जो यहाँ पे हमने 12 किए हैं, ये है हमारे टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिए सारे। चलो अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये है लर्निंग फॉर्मूला या फॉर्मूला ऑफ लर्निंग, अधिगम का सूत्र। जिसको हम बोल देते हैं लर्निंग फॉर्मूला। टॉपिक का हमारा नेम है लर्निंग फॉर्मूला।
अधिगम का सूत्र। तो अधिगम का सूत्र है क्या? L इज इक्वल टू KB स्क्वायर। L इज इक्वल टू KB स्क्वायर, जहाँ पे जो L है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लर्निंग को। L stands for learning, K knowledge, B स्क्वायर है मतलब दो भी है, एक भी रिप्रेजेंट करेगा बिलीफ को, एक करेगा बिहेवियर को। ठीक है, एक बार नोट कर लिया। अब हमने पढ़ा कि जो लर्निंग है, लर्निंग का फॉर्मूला है वो क्या है? L इज इक्वल टू KB स्क्वायर। अब हम इस चीज को लर्निंग का फॉर्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं कि लर्निंग जो है वो क्या है? चेंज इन नॉलेज, K for knowledge, second is change in belief, and third is change in behavior। ये सारी किसकी टर्म्स हैं? लर्निंग की। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे। देखो, चेंज इन नॉलेज, हमने बच्चे को क्या सिखाया? अल्फाबेट सिखाया। बच्चे ने क्या सीखे? अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। आज बच्चा क्या कर रहा है? उन से एक ऐसे तक भी लिखने के कैपेबल हो गया, तो उसकी नॉलेज में क्या आया? चेंज। कहाँ वो चला था? अल्फाबेट से, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से ऐसे। तो अब ये क्या है? उसकी नॉलेज में चेंज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन नॉलेज इज कॉल्ड एज लर्निंग। पॉइंट 1। सेकेंड, चेंज इन बिलीफ। जब बच्चा छोटा था तो वो अपनी मदर के पास रहता था। आपने भी देखा हो कि किसी अननोन पर्सन के पास, या फैमिली में चाहे मतलब कुछ ऐसे लोग जैसे उसके मामा मामी ही हैं जो उसे फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते, बच्चा उनके पास जाने से डरता है। वो क्या मानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ है? अपने मदर के पास। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, रिश्तों को समझता है, तो वो समझता है कि उसके मामा मामी भी क्या है, उसके अपने, हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे उसने क्या की? लर्निंग की। लर्निंग में लर्निंग करने के बाद क्या हुआ? उसकी जो विश्वास है, उसकी बिलीफ में भी क्या आया है? चेंज हुआ है। तो चेंज इन बिलीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लर्निंग। पॉइंट नंबर 2, ये तो हम बहुत बार कर ही चुके हैं कि चेंज इन बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लर्निंग। तो यहाँ से जो है लर्निंग का फॉर्मूला निकल के आता है क्या? कि लर्निंग इज इक्वल टू, वी आर लर्निंग L इज इक्वल टू KB स्क्वायर। K और दो B है तो ये B स्क्वायर। वैसे ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, तो ये जो है वो कहलाता है लर्निंग का फॉर्मूला। लिख लिया सभी ने? कर लिया नोट? अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है अधिगम को प्रभावित करने के कारण। अधिगम को प्रभावित करने के कारण, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे। टॉपिक का नेम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग। अधिगम को
प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रही हूँ। सबसे पहले है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब कोई बच्चा है, सपोज उसकी क्या है, हाथ में चोट लगी हुई है, बट वो क्लासरूम में बैठा है, पर उससे पेन इतना हो रहा है कि टीचर क्या समझा रही है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसका ध्यान क्या है, उसके पेन की ओर है। तो अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो वो अधिकार लर्निंग नहीं कर पाएगा। मेंटल हेल्थ जो बच्चे का ध्यान कुछ कहीं और है, सपोज आज सुबह उसके पेरेंट्स का क्या हो गया, एक झगड़ा हो गया और बच्चे का ध्यान जो है उस तरफ है, तो इस केस में भी क्या है, बच्चा अपने क्लास में लर्निंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आयु, एज। अब 3 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसकी जो एज है वो भी क्या है, अल्फाबेट सीखने की है। अगर आप उसको धक्के से ये कहो कि नहीं अपने वर्ड सीखने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी एज के खिलाफ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज पे ही क्या है, बच्चा उसी एज के अकॉर्डिंग ही लर्निंग कर पाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है अभिक्षमता। बच्चे की जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो योग्यता है, ठीक है, बच्चे की कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट को देख के ही क्या है, हमें लर्निंग करानी चाहिए। अब बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, सपोज जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मुझे टीचिंग में नहीं इंटरेस्ट, तो क्या है, मैं चाह के भी उस काम को अच्छे से नहीं सीख पाऊंगी, क्योंकि मुझे क्या है, उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हम जो बच्चों को लर्निंग करवा रहे हैं, तो उनकी जो रुचि है, उनकी जो योग्यता है, उसको ध्यान में रख के हमें लर्निंग करवानी चाहिए। नेक्स्ट है तत्परता या इच्छा शक्ति। जब हम बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा जो है उस काम को करने के लिए रेडी है या नहीं। अब आप क्या करा रहे हो कि बच्चे को धक्के से पेन से हाथ में देके से राइटिंग कराने की कोशिश कर रहे हो, जबकि बच्चा अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं है, तो इस केस में भी क्या है, लर्निंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है अधिगम की विधि, कि आप बच्चों को जो लर्निंग है वो किस वे में करा रहे हो, उनका मेथड क्या है लर्निंग का। आप आए बोल के चले गए तो उस केस में क्या है, लर्निंग बोरिंग हो जाएगी और बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो उसकी जो लर्निंग है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। शिक्षक, सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन जो रोल रहता है वो टीचर का रहता है बच्चे की लर्निंग में। टीचर कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा तो मतलब उसमें थोड़ा सा क्या, वैसे तो उसमें बहुत पेशेंस होना चाहिए, उसको अपने जो है सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्लासरूम में कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात का सभी टीचर को नॉलेज होना चाहिए। प्रक्रिया, प्रोसेस, कि आप बच्चों को जो चीज पढ़ा रहे हो उनका जो प्रोसेस है, मतलब आपने कोई चीज कितनी बार रिवाइज कराई, जैसे आप लेसन बच्चों को रीड करा रहे हो, तो कोई टिपिकल लेसन अगर है तो उसमें उसको बार बार समझाना बच्चों को, कोई टिपिकल वर्ड है उसको बार बार रिपीट कराना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वातावरण, कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, लर्निंग करा रहे हो, माहौल कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि जो क्लासरूम है उसमें धूप आ रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मतलब उनकी जो भौतिक परिस्थितियां हैं, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो भी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर वेंटिलेशन है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है वैसे अच्छी बात होती है, बट कंपटीशन ऐसे ही नहीं होना चाहिए जो बच्चे को डीमोटिवेट कर दे। हमेशा हेल्थी कंपटीशन जो है बच्चों को होना चाहिए, जो मोटिवेट करने वाला हो। हर बच्चे को बराबर के अवसर मिलने चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं कि हम लड़कों को ज्यादा अवसर दे रहे हैं कि तुमने स्पीच देनी है, तुमने खेलों में भाग
लेना है, तो जो अवसर है वो बच्चों को बराबर मिलने चाहिए, वो लड़का है चाहे लड़की है, या मतलब हर क्लास में अलग अलग मेंटल एज के स्टूडेंट्स होते हैं, सभी को जो है मौका मिलना चाहिए। और लास्ट जो है स्वप्रेरित, बच्चे को आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेट, मतलब खुद से वो हर चीज में इन्वॉल्व हो, उसको इतना मोटिवेट करो। संसाधन, रिसोर्सेज क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, ये पॉइंट जो फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे लर्निंग भी उतनी इम्प्रेस होगी और अच्छी होगी, पावरफुल होगी हमारी। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है, कल से हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके।